Hello dear student, this is Praveen Dubey from Drishti Judiciary, and today we will discuss about the Bennett-Coleman case, which is related to the Article 19 Clause 1A, freedom of speech and expression. Yes, freedom of speech and expression provided to the press too. प्रेस का जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नॉन एक्सप्रेशन ऑल्सो, बिकॉज नॉन एक्सप्रेशन इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन की बात कहता है। It is a very much related to the Article 21 and according to Maneka Gandhi, a new dimensional fundamental right के एस्पेक्ट पे भी अगर हम समझें तो जब पर्सनल लिबर्टी की बात आती है तो पर्सनल लिबर्टी का जो एक न्यू इंटरप्रिटेशन हुआ है, गोल्डन इंटरप्रिटेशन हुआ है, वो मेंटल लिबर्टी तक एक्सटेंड करता है। AK गोपालन के मामले में पर्सनल लिबर्टी को फिजिकल लिबर्टी तक ही कॉन्साइज कर दिया गया था, कंट्रोल कर दिया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि मेनका गांधी के बाद पर्सनल लिबर्टी के मामले में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर दिया गया कि शारीरिक स्वतंत्रता मात्र शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, वह मानसिक स्वतंत्रता, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वह एकांतता आदि तमाम विषयों तक विस्तृत है। इन बातों को चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों को सदैव कुछ बिंदुओं और कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक होता है, उन्हें परखा जाना आवश्यक है। खास तौर से आर्टिकल 14, 19 और 21 का ये जो त्रिकोणीय संबंध है, इसके बिना हम कभी भी मौलिक अधिकारों के बारे में अवधारणा नहीं बना सकते और स्पष्ट नहीं कर सकते। आज यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को समझने में इन तीनों अनुच्छेदों को बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। यद्यपि मूल रूप से आर्टिकल 19(1)A और उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह आवश्यक है जानना कि प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार से आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत आती है। देखिए, अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ है जन समुदाय के विचारों की अभिव्यक्ति। प्रेस वॉइस ऑफ द सिटीजन है। प्रेस नागरिकों के विचारधारा, नागरिकों के कथन को अभिप्रेत करती है। It denotes the value, it denotes the opinion of the citizen of India। इसलिए प्रेस को भी इसके अंतर्गत शामिल करना आवश्यक हो जाता है। संक्षिप्त रूप से अगर आप यह कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, वह प्रेस को भी है, अर्थात किसी विधिक कंपनी को भी प्राप्त है, विधिक व्यक्तित्व को भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत प्रेस भी आता है और प्रेस का संचालन करने वाली कंपनियां भी आती। मामला शुरू होता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जोड़ा जाता है। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बेसिस पर एक नई बात सामने निकल के आती है और वो बात ये निकल के आती है कि यदि ऐसा कोई भी थ्रेट पब्लिक ऑर्डर को लेकर, सेफ्टी को लेकर या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर होगा तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सके। ऐसा ही एक एक्ट 1949 में हमारे सामने आता है, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। इस एक्ट के सेक्शन 9 के 1A में जो आधार बनाए गए प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के, वे आधार यह थे कि कोई भी प्रेस ऐसी किसी बात को सर्कुलेट नहीं करेगा जो स्टेट की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो
और जिसका इंपैक्ट स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने वाला। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि एक जनाब थे रोमेश थापर। रोमेश थापर जी एक वीकली मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स को इसी बेसिस पर बैन कर दिया और रोमेश थापर ने इसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खड़काया। अल्टीमेटली जो डिसीजन आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसको कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना, वैलिड माना। लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि कोई आर्बिट्ररी वे में या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल नहीं है, जो इन दी एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में शो नहीं हो रहा है, उसको नहीं लगाया जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता मात्र किसी कंपनी की स्वतंत्रता नहीं है, यह नागरिकों को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत आता है। यह केस, रोमेश थापर का केस, यहां पर उल्लेखित करने की आवश्यकता यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई 1951 से ही शुरू हुई और उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रारंभिक स्तर पर रोमेश थापर का रहा। रोमेश थापर के बाद सांकल्स पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक जजमेंट आता है 1961 का। 1961 में सांकल्स पेपर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी इस बात को कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रेसेस, न्यूज़पेपर्स, कंपनीज एंड प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उनको यह संरक्षा प्राप्त है, वही संरक्षा जो बतौर नागरिक किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो प्रेस के न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाए या नंबर ऑफ पेजेस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए। इन बातों को स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस पेपर्स के क्वांटिटी पर, पेपर के नंबर्स पर या अन्य किसी भी प्रकार का सर्कुलेशन से रिलेटेड कि उसका सर्कुलेशन कहां तक हो सकेगा और कब नहीं हो सकेगा, अगर ऐसा कोई लॉ बनाती है तो वह लॉ आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। इसी दौर में एक और केस की चर्चा आ जाती है हम लोगों के सामने, वह केस है बेनेट कोलमैन का केस। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। इवन 1973 के आसपास के कुछ और भी केसेस हैं, जैसे द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड का भी मामला है जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे, हमदर्द दवाखाना का भी मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। यह बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप कोई भी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको रोमेश थापर, सांकल पेपर्स, द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और तमाम जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर से रिलेटेड केसेस हुए हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा अपने आंसर में। तो बेनेट कोलमैन की बात करते हैं। केस का डिटेल है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। जजमेंट डेट 30 अक्टूबर 1972 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित है। बेंच 5 जजेस बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जस्टिस सीकरी विथ जस्टिस A.N. रे, P. जगमोहन रेड्डी, कुट्टियल कुरियन मैथ्यू, K.K. मैथ्यू एंड M. हिदायतुल्लाह बेग। Citation is 1973 AIR 106. This is the background of the Benet Coleman case. The background says this case arose when Benet Coleman and Company Limited, a major media house that published the Times of India,
and other newspapers challenge certain restrictions imposed by a government on the import of newsprints. Newsprints के import करने पर कुछ restrictions लगाए गए थे. The government had introduced a newsprint policy. एक newsprint policy लाया गया that place restrictions on the quantity of newsprint, जिसने newsprint के quantity के बारे में कि उसकी संख्या क्या होगी इस बारे में बात कही. ऑलरेडी सांकल पेपर में इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि राज्य ऐसा कोई भी निर्बंधन नहीं लगा सकता. फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया. दैट कुड बी इंपोर्टेड बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लिमिटिंग both the number of pages newspapers could print and the number of copies they could circulate. कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे किसी न्यूज़पेपर में और उसका सर्कुलेशन कहां तक होगा, उसका विस्तार कहां तक होगा, कहां तक उसको भेजा जा सकेगा, या इस प्रकार की बहुत सारी चीजें तय की गई कि इसका सर्कुलेशन किसी निश्चित सीमा तक होगा अथवा नहीं होगा. द पिटिशनर बेनेट कोलमैन कंपनी argued that these restrictions interfered with their freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. अनुच्छेद 19(a) में जो हमको गारंटी प्राप्त है वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर यह निर्बंधन था और इस केस में इसको चैलेंज किया गया. क्या कंटेंडेंट थे, क्या कहा गया? They contended that controlling the supply of newspaper was a discussed way to control the freedom of the press. जो सप्लाई न्यूज प्रिंट्स की सप्लाई के ऊपर किसी तरह का अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, यह बहुत ही घिनौना तरीका है किसी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का. ऐसा नहीं किया जा सकता. As it indirectly limited their ability to report news, जिसके द्वारा वो क्या करना चाह रही है राज्य, वो हमारी जो एबिलिटी है न्यूज निकालने की, हमारी गुणवत्ता को समाप्त करना चाहती है या सीमित करना चाहती है. डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण लगाना चाहती है. एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास कर रही है. यह सारी बातें बेनेट कोलमैन के केस में पिटिशनर ने कही. द सेंट्रल इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़प्रिंट इंपोर्ट अमाउंट टू एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ द प्रेस. सुप्रीम कोर्ट के पास जो केंद्र बिंदु इस विषय में था, अर्थात जो मुख्य बात थी वह यह थी कि क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, और अगर यदि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खास तौर से प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई निर्बंधन तो नहीं है. मुख्य रूप से 2 आर्टिकल इसमें देखने हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब भी आप आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ें, निसंदेह प्रेस की स्वतंत्रता में एक बार को आप अगर बहुत विस्तृत तौर पर न भी लिखना और पढ़ना चाहें, फिर भी आप इस बात को जरूर समझें कि whenever you discuss about the article 19(1)(a, you must be read the article 21 and the Maneka Gandhi judgment, a new dimension of fundamental right held in Maneka Gandhi, a golden interpretation. According to golden interpretation of Maneka Gandhi, physical liberty means a personal liberty is not limited to the physical liberty. Even personal liberty mean a mental liberty too. Right to privacy, such as right to sleep, right to fresh air, right to move, right to marry. There are so many new dimensional fundamental rights governed by the article 21 guaranteed under article 14, 19, clause 1(a) and 21. इस पर कभी और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम बात प्रेस की स्वतंत्रता पर करें तो हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए
कि आर्टिकल 19(1)(a) जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दे रही है, उस स्वतंत्रता को सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के आधार पर ही निर्बंधित किया जा सकता है। और कोई भी ऐसा लॉ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वे आर्टिकल 14 के बेसिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण लीगल प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व है। क्या कहता है 19(1)(a) of the Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression. 19 clause 2 of the Constitution, a reasonable restriction imposed by the state allow reasonable restriction on the exercise of the right to free speech in interest of the sovereignty, संप्रभुता के हित में, integrity of India, security of state, public order, decency and the morality. What judgment held by the apex court? The Supreme Court ruled in favor of Bennett Coleman Company. सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कोलमैन कंपनी के पक्ष में अपना विचार प्रकट किया, निर्णय दिया। होल्डिंग दैट द गवर्नमेंट न्यूज़पेपर पॉलिसी वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। गवर्नमेंट की न्यूज प्रिंट पॉलिसी जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात है, वह स्वतंत्रता जो गारंटीड है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। The court concluded that imposing quantitative restrictions on newsprint curtailed the right to free speech and expression because it directly affected the circulation and content of newspaper. कोर्ट ने यह कंक्लूड किया और यह कहते हुए बताया कि ऐसा कोई भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है कि कितने होने चाहिए पेपर, कितने नहीं होने चाहिए, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकता है, उसको कर्टेल करने की कोशिश करता है, और जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सर्कुलेशन को और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के कंटेंट को भी प्रभावित करता है। पेपर कम होंगे, पेजेस कम होंगे तो कंटेंट कम होंगे, ओपिनियन सारी नहीं आ पाएगी, एक्सप्रेशन पे रोक लगेगा। ये सारी बातें कोर्ट ने बताई और कोर्ट ने यह कहा कि राज्य ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकता। द कोर्ट रिजेक्टेड द गवर्नमेंट आर्गुमेंट दैट द न्यूज प्रिंट रिस्ट्रिक्शंस वेयर रीजनेबल एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट ने कहा कि आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, न्यूज प्रिंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वो कहीं से रीजनेबल नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रीजनेबिलिटी तो इस बात पर तय होगी कि क्या पेपर कम कर देने या सर्कुलेशन कम कर देने से पब्लिक सेफ्टी हो जाएगी, क्या इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट का मामला बनेगा, सॉवरेनिटी आपकी सुरक्षित रहेगी। ऐसा कोई भी आप तर्क नहीं दे पा रहे। इस आधार पर कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आपके जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज आपने किए हैं वो बिल्कुल गलत है। The judgment established that the right to freedom of a press is an essential part of the right to freedom and speech and expression. जजमेंट ने इस बात को पुरस्थापित कर दिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह एक एसेंशियल पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अवयव है। द कोर्ट एम्फसाइजेस that any indirect attempt to stifle the press by limiting resources such as newsprint was unconstitutional. कोर्ट ने इस बात को भी एम्फेसाइज किया, प्रकट किया कि कोई भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रयास जो प्रेस के को लिमिटेड करने की कोशिश करता है, रिसोर्स लिमिटेड करने की कोशिश करता है, जैसे कि न्यूज प्रिंट के मामले में किया जा रहा है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा unless it could be justified under the reasonable restriction, जब तक कि वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं आता। अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार का इस अधिकार पर रोक नहीं लगाया जा सकता। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रेस फ्रीडम इज वाइटल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेस की फ्रीडम, and they
डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, कोई भी इस तरह के जो अगर रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो आइडियाज हैं वो पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगे, लोगों तक विचार न जा पाएगा और न लोगों के विचार राज्य को पता चल पाएंगे। प्रेस का काम ही यही होता है। तो इस बात को भी यहां पे कहा गया कि वो नहीं करेंगे। एंड दैट स्टेट इंटरफेरेंस इन दिस फ्रीडम even in the form of material restrictions should not exceed the boundary the reasonable restrictions permitted under the constitution means article 19 clause 2। और राज्य अगर इस फ्रीडम में, इस स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है जो किसी मटेरियल रिस्ट्रिक्शन यानी तात्विक हस्तक्षेप, तात्विक रिस्ट्रिक्शंस माना जाएगा, वो नहीं कर सकती सिवाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को छोड़कर। अल्टीमेटली बात यह है कि न्यायालय ने यह कहा कि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को निर्बंधित करे। अब एक दो केसेस इसके बाद में और चर्चा करूं। इसी प्रकार से टैक्स इंपोजिशन, अगर कोई एक्सेस टैक्स लगाया जा रहा है या सर्कुलेशन पर टैक्स लगाया जा रहा है, वह भी क्या होगा, वह भी रीजनेबल अगर नहीं है, यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पे बेस्ड नहीं है, यानी कि वह आर्बिट्ररी टैक्स है, एक्सेस टैक्स है, वह भी आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन होगा। अगर किसी प्रेस कंपनी पर कोई ऐसा कर लगाया गया जो उसके सर्कुलेशन को बाधित करता है या उसके पब्लिकेशन को बाधित करता है, वह रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाए जा सकते। जैसा कि मैंने आपको कहा, दी एक्सप्रेस न्यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया। एक बात और यह ध्यान रखनी होगी कि किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट को भी कंट्रोल करना आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन वह एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एम्बिग्युअस हो, भ्रामक हो या अंधविश्वास को बढ़ाता हो या इस प्रकार का हो जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक आधारों को ही या व्यापारिक चिंतन को ही आगे बढ़ाता हो। लेकिन पूरी तरह से अगर एडवर्टीजमेंट को रोक दिया गया तो प्रेस अपने खर्चों को चलाने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः वह प्रेस बंद हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो उसको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है वह बाधित हो जाएगा। यह बात हमदर्द दवाखाना के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Which of the following is ground for imposing reasonable restrictions on the right to freedom of speech and expression under Article 19 Clause 2? Political view, no. Public order, yes. Personal opinion, no. Freedom of press, no. Restrictions की बात हो रही है। आर्टिकल 19 Clause 2 में restrictions के जो ग्राउंड है उनमें एक ग्राउंड आपका पब्लिक ऑर्डर है। इस आधार पर आप restrictions लगा सकते हैं। मेन एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। हाउ डिड द जजमेंट इंटरप्रेट द बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच? इस क्वेश्चन का उत्तर जब भी आप लिखेंगे तो फर्स्टली यू हैव टू मेंशन the basic object of the article 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) आप बताएंगे। आर्टिकल 19(1) में 1A में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है उसको आप बताएंगे और उसमें आप यह बताएंगे कि यह भारत के नागरिकों, जिसमें विधिक व्यक्तित्व भी आते हैं अर्थात लीगल पर्सनालिटी यानी कंपनी, संगम, निगम, कारपोरेशन भी आता है, उनको भी प्राप्त है। इस आधार पर यह प्रेस को भी प्राप्त है, पहली बात। दूसरी चीज आप बताएंगे कि प्रेस इज अ बेसिकली वॉइस ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नागरिकों की अभिव्यक्ति है। प्रेस के माध्यम से नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है और प्रेस अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है जो राज्य तक या नागरिकों तक सूचना पहुंचाने का एक तंत्र का कार्य करता है।
इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रेस को भी प्राप्त है। सबसे पहले पैरे में आप इस बात को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बेनेट कोलमैन की चर्चा करने के पहले आप लिखेंगे बिफोर द डिस्कसिंग अबाउट दिस केस। आप रोमेश थापर की बात करेंगे। बिफोर द डिस्कसिंग अबाउट दिस केस वी हैव टू नोटिस अबाउट द रोमेश थापर केस, व्हाट हेल्ड इन दिस दैट पर्टिकुलर केस बाय द अपेक्स कोर्ट। और उस समय जब आप इसकी चर्चा करेंगे तो मैंने आपसे कहा इन 3 केसेस की चर्चा करने के बाद ही बेनेट कोलमैन तक आप वापस आएंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बेनेट कोलमैन करके ही आर्टिकल 19(1)(a) या फ्रीडम ऑफ प्रेस आपसे पूछा जाए। जब भी आपसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग वैसे ही होगी जैसे आपको बताया गया, और इन केसेस का आपको उल्लेख करना ही होगा। इसमें एक और केस आप जोड़ लीजिएगा, हमदर्द दवाखाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आपको आपकी किताबों में मिलेंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस है। खास तौर से मैं बार बार कह रहा हूं, रमेश थापर जो क्रक्स जो आ गए ना, बेसिक बातें जो आ गई, वो रमेश थापर, सांकल पेपर, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, हमदर्द दवाखाना और बेनेट कोलमैन, इन 5 केसेस को अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका आंसर बहुत खूबसूरती से कंप्लीट माना जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस केस पर चर्चा की। आप इसको लिखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।